इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के चतुर्थ चरण गुरु पद के सभी 6 अध्यायों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आवश्यक सूचना प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। गुरु पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। गुरु पद जांच 1। खाना बनाना। खाना बनाना। खाना बनाना भोजन को पकाने और उपभोग के लिए तैयार करने का काम है। इसमें भोजन को गर्म किया जाता है। खाना बनाने में ऊष्मा का इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि उबालना, भाप में पकाना, तलना, बेकिंग, भूनना इत्यादि। खाना बनाने के बारे में कुछ खास बातें। खाना बनाना एक कला है। खाना बनाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। खाना बनाने से शरीर की पाचन क्रिया, श्वसन प्रणाली और चयापचय गतिविधियां सामान्य रूप से चलती हैं। खाना बनाने के लिए कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि खुले में आग, चूल्हा, अंगीठी और स्टोव टॉप। खाना बनाने के लिए ताज़ी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बनाने का मकसद खाने का स्वाद बढ़ाना या बदलना होता है। खाना बनाने के तरीके: उबालना, भाप में पकाना, तलना, भूनना, प्रेशर कुकर में पकाना इत्यादि। स्काउटिंग में खाना बनाना। रोवर रेंजर आत्मनिर्भर भारत परियोजना पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के अंतर्गत रोवर रेंजर को इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वह खुले मैदान में लकड़ी की आग अथवा पोर्टेबल चूल्हे का प्रयोग करते हुए अपनी टोली या साथियों लिए भोजन पका सके अथवा चाय या कॉफी बना सके। प्रत्येक रोवर रेंजर को भोजन पकाने के लिए चूल्हा बनाने व जलाने अथवा गैस चूल्हा जलाने का अभ्यास होना चाहिए, जिससे कि वह अपनी टोली अथवा दल के लिए जो भोजन पकाना चाहते हैं वो पका सके। रोवर रेंजर को गैस चूल्हा के प्रयोग एवं रखरखाव का भी ज्ञान होना चाहिए। भोजन पकाने तथा परोसने के लिए आवश्यक जानकारी: 1. संतुलित आहार के आवश्यक अवयवों को जानें। 2. स्काउट्स गाइड्स में कम से कम एक टोली के लिए खाना बनाना, सब्जियों को खरीदना और आहार ध्वनि मेनू तैयार करना है। 3. खाना पकाने का एक उचित स्थान बनाएं। माघन चूल्हा, ट्रेंच फायर, अल्टार फायर इत्यादि का उपयोग करके एक आग लगा दे और उसमें रोशनी डाले और परीक्षक द्वारा निर्धारित अनुसार 5 स्थानीय मानक व्यंजन और 2 पेय पकाएं। शहरी क्षेत्रों में गैस स्टोव और प्राइमर स्टोव का उपयोग किया जा सकता है और 5 व्यंजनों में से 2 को बर्तन के बिना पकाया जाना चाहिए। 4. उचित तरीके से भोजन परोसें। 5. प्रावधानों को हाइजीनिक तरीके से स्टोर करना है। गुरु पद जांच 2. कंपास दिशासूचक यंत्र का ज्ञान व उपयोग। कंपास दिशासूचक यंत्र का ज्ञान व उपयोग। कंपास दिशासूचक यंत्र यह एक गोल डिबिया के आकार का यंत्र होता है, जिसमें लगी एक सुई की सहायता से हम दिशाओं, डिग्रियां और बेयरिंग मालूम कर सकते हैं। कंपास दिशा सूचक मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। जब कंपास को किसी स्थान पर रखा जाता है तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित हो जाती है। दिशासूचक का प्राथमिक कार्य एक निश्चित दिशा की ओर संकेत करना है, जिससे अन्य दिशाएं ज्ञात की जाती है।
ज्योतिर्विदों और पर्यवेक्षकों के लिए सामान्य निर्देश दिशा दक्षिण है एवं अन्य व्यक्तियों के लिए निर्देश दिशा उत्तर है। यदि भुवनवेशकों के पथ प्रदर्शन के लिए दिशासूचक न होता तो उनकी जल एवं स्थल यात्राएं असंभव हो जाती। विमान चालकों, नाविकों, गवेषकों, मार्गदर्शकों, पर्यवेक्षकों, बालचरों एवं अन्य व्यक्तियों को दिशासूचक की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग जल या स्थल पर यात्रा की दिशा, किसी वस्तु की दिशा एवं डिग्री ज्ञात करने और विभिन्न अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। रोवर रेंजर्स के लिए भ्रमण, हाइकिंग एवं शिविरों में तथा अपने जीवन में अपना सही मार्ग ढूंढने के लिए दिशा ज्ञान की आवश्यक है। जिस प्रकार ध्रुव तारा उत्तर दिशा का प्रतीक है, दिशा ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिशासूचक यंत्र से दिशा ज्ञान मिलता है, लेकिन क्या इसके द्वारा दिखाई गई दिशा सही होती है? यदि दिशासूचक यंत्र नहीं है, तो क्या किसी अन्य माध्यम द्वारा दिशा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है। इस चुंबक का दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर रहता है, लेकिन चुंबकीय ध्रुव और पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव में अंतर रहता है। पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव हमेशा स्थिर रहता है, जबकि चुंबकीय ध्रुव लगभग 40 किलोमीटर की गति से उत्तर पश्चिम कोण की ओर गतिशील है। चुंबकीय भूमध्य रेखा भारत में मध्य प्रदेश के पास से गुजरती है, जिसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। क्योंकि भारत के ऊपर से चुंबकीय भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भारत में काफी कम है। यह 1 अंश से भी कम है। इसलिए दिशासूचक यंत्र द्वारा दर्शाई गई दिशा लगभग सटीक होती है, किंतु ऐसा अन्य देशों में नहीं है। कंपास के प्रकार, इस्तेमाल के आधार पर कंपास 2 प्रकार के होते हैं। 1. केवल दिशा बताने वाला कंपास। 2. दिशा तथा डिग्री बताने वाला कंपास। बिना दिशासूचक यंत्र के दिशा का ज्ञान, एक छड़ी ले, उसे सीधा जमीन में गाड़ दे। जहां उसकी छाया की नोक पर ध्यान दे, वहां पर एक निशान लगा दे। 15 मिनट बाद छाया की नोक पर दोबारा निशान लगा ले। दोनों निशानों के बीच में रेखा खींचकर उन्हें जोड़ दे। यह रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा ज्ञान कराती है और पहला निशान पश्चिम की ओर और दूसरा निशान पूर्व की ओर होगा। यदि बिल्कुल सही दिशा ज्ञान करना चाहते हैं, तो सुबह उपर्युक्त विधि द्वारा निशान लगाएं और छड़ी को केंद्र बिंदु मानते हुए निशान के बराबर त्रिज्या लेते हुए एक वृत्त बना दें। शाम को जब भी छड़ी की छाया इस वृत्त को जहां भी छुए, वहां पर भी निशान लगा दे और दोनों बिंदुओं को जोड़ दे। यह रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर बिल्कुल सही दिशा दर्शाती है। घड़ी से दिशा ज्ञान। यदि किसी के पास दिशासूचक यंत्र नहीं है, यदि उनको उत्तरी अक्ष का पता लगाना है, तो अपनी घड़ी के घंटे की सुई को सूर्य की ओर घुमाकर खड़े हो जाएं। घंटे की सुई और 12 बजे के बीच के कोण को आधा करके जो रेखा आएगी, वह ठीक दक्षिण की ओर इशारा करेगी। यदि कोई दक्षिण अक्ष का पता लगाना चाहता है, तो घड़ी के 12 नंबर को सूर्य की ओर घुमा ले एवं घंटे की सुई और 12 के बीच के कोण को विभाजित करे, तो यह रेखा दक्षिण की दिशा बताएगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सुई द्वारा दिशा ज्ञान। पहली विधि, एक सुई ले तथा आधा पानी से भरा चौड़े मुंह वाला बर्तन ले। सुई की नोक को किसी चुंबक या अपने सिर के बालों पर अथवा रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़कर थर्माकोल अथवा खोखले लकड़ी के टुकड़े में आर पार धंसा दे। तत्पश्चात थर्माकोल अथवा खोखले लकड़ी के टुकड़े में धंसी हुई सुई को आधा पानी से भरे हुए बर्तन में डाल दें। आप देखेंगे सुई की नोक उत्तर दिशा की ओर घूम जाएगी, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। दूसरी विधि, एक सुई ले, इसको किसी धागे से लटका दे,
और किसी चुंबक या अपने सिर के बालों पर अथवा रेशम के कपड़े के ऊपर सुई की नोक को एक दिशा में घिसें। इससे यह एक चुंबक की भांति हो जाएगी और दिशासूचक यंत्र की तरह दिशा का ज्ञान कराएगी। चंद्रमा द्वारा दिशा ज्ञान। यदि चंद्रमा सूर्यास्त से पहले उदय हो चुका है तो चंद्रमा का प्रकाशयुक्त भाग पश्चिम की ओर होता है, और यदि अर्धरात्रि के बाद चंद्रमा उदय हुआ है तो पूर्व की ओर होता है। इस प्रकार से रात्रि में भी पूर्व और पश्चिम दिशा का आकलन किया जा सकता है। तारों द्वारा दिशा ज्ञान। ध्रुव तारे द्वारा दिशा ज्ञान। रात के समय ध्रुव तारे से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। ध्रुव तारा अन्य तारों की अपेक्षा बहुत ज्यादा चमकीला होता है और सिर्फ 2.5 डिग्री के अंदर घूमता रहता है, इसलिए ये अपने स्थान पे स्थिर लगता है। इसके द्वारा ज्ञात उत्तर को भौगोलिक उत्तर कहते हैं। सप्तर्षि मंडल द्वारा दिशा ज्ञान। सप्तर्षि मंडल के पहले 2 तारों की सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। ध्रुव तारे को ज्ञात करने के लिए सप्तर्षि के पहले वाले 2 तारों को मिलते हुए इनके बीच के फासले के 4.5 गुना लंबी एक कल्पित रेखा खींचे तो वह रेखा एक जैसे उज्ज्वलमन तारे को काटते हुए गुजरेगी, जो अक्सर दूसरे तारों के अपेक्षा चमकीला दिखाई देता है। ध्रुव तारा होता है। कोसोपिया तारे द्वारा दिशा ज्ञान। जब सप्तऋषि मंडल आकाश में दिखाई नहीं देता है तो उस अवस्था में हमें कोसोपिया तारों के समूह से उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं। कोसोपिया ग्रुप में 5 तारे होते हैं। इनकी बनावट इंग्लिश की अक्षर W आकार जैसी बनी होती है। कोसोपिया से उत्तर दिशा पता करने के लिए इसके W आकार में एक एंगल छोटा तथा एक बड़ा एंगल होता है। छोटे एंगल तथा बड़े एंगल के बीचों बीच अगर एक काल्पनिक रेखा खींचकर आकाश में नीचे की तरफ देखे तो एक चमकीला तारा दिखाई देगा, वो ध्रुव तारा है। पेड़ों द्वारा दिशा ज्ञान। पेड़ों को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि उनकी उत्तरी दिशा दक्षिणी दिशा से ज्यादा गीली होती है और वहां पर ज्यादा काई भी पाई जाती है। दक्षिण की ओर उनकी अधिक शाखाएं होती हैं। यह इसलिए क्योंकि उत्तरी अक्ष में सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है। यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि चींटियां भी अपने बिल दक्षिण दिशा की ओर बनाती है। यदि कोई पहाड़ी इलाके में हो तो वह पाएगा कि दक्षिण दिशा में अधिक हरियाली और घनी घास होती है। फल भी दक्षिण दिशा में जल्दी पकते हैं। उपर्युक्त विधि द्वारा दिशा का केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि कभी-कभी वायु के कारण उपर्युक्त तथ्यों में अंतर आ जाता है। गुरुपद जांच 3 क्रॉस कंट्री और साहसिक हाइक। क्रॉस कंट्री तथा साहसिक हाइक। हाइकिंग का अर्थ मुख्यतः हाइकिंग शब्द अंग्रेजी के हाइक शब्द से बना है, जहां पर हाइक का अर्थ साधारण रूप में पद यात्रा या लंबी पद यात्रा से है। हाइकिंग या पैदल यात्रा एक आउटडोर गतिविधि है जिसमें शामिल है प्राकृतिक वातावरण में चलना। अक्सर पैदल यात्रा के मार्गों पर यह इतनी लोकप्रिय गतिविधि है कि दुनिया भर में कई हाइकिंग संगठन हैं। अध्ययनों द्वारा विभिन्न प्रकार की हाइकिंग के स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि की गई है। हाइकिंग शब्द को सभी अंग्रेजी भाषी देशों में समझा जाता है, लेकिन इसके उपयोग में मतभेद हैं। हाइकिंग एक मौलिक आउटडोर गतिविधि जिस पर कई अन्य गतिविधियां आधारित है। कई खूबसूरत जगहों पर ज़मीनी मार्ग से होते हुए सिर्फ हाइकिंग द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, और उत्साही लोग प्रकृति को देखने के लिए हाइकिंग को सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। हाइकर इसे किसी भी तरह के वाहन में बैठकर घूमने से कहीं ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें यात्री की इंद्रियों को इंजन के शोर, उड़ती धूल और साथ ही यात्रियों द्वारा कोई बाधा नहीं पहुंचती। लंबी दूरी या मुश्किल भरे इलाके में हाइकिंग करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
हाइक के लिए शारीरिक क्षमता की और मार्ग और उसके खतरों की जानकारी होनी चाहिए। फिर भले रास्ता सीधा हो या सुनसान या फिर कहे तो पथरीला मैदानी क्षेत्रों में बस चलते चले जाने से है। हाइकर अक्सर सुंदर प्राकृतिक वातावरण की तलाश करते हैं जहां वे हाइकिंग कर सके। ये वातावरण अक्सर नाजुक होते हैं। हाइकर गलती से उस वातावरण को नष्ट कर सकते हैं जिसका वे आनंद उठाते हैं, जबकि एक व्यक्ति की कार्रवाई पर्यावरण को बड़े रूप में प्रभावित नहीं कर सकती है। हाइकर की एक बड़ी संख्या का सामूहिक प्रभाव पर्यावरण को खराब कर सकता है। उदाहरण के लिए, अल्पाइन क्षेत्र में आग जलाने के लिए लकड़ी एकत्रित करना हानिरहित होगा अगर इसे एक बार किया जाए, सिवाय जंगल की आग के जोखिम के। जबकि वर्षों तक लकड़ी एकत्र करने से अल्पाइन क्षेत्र को मूल्यवान पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। आमतौर पर संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि पार्क में पर्यावरण की रक्षा के लिए नियम होते हैं। अगर हाइकर ऐसे नियमों का पालन करे तो उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस तरह के नियमों में शामिल है लकड़ी से आग जलाने की मनाही, कैंप साइट स्थापित करने के लिए कैंपिंग को प्रतिबंधित करना, मल को बाहर करना, प्रति मील हाइकर की संख्या पर कोटा लागू करना। कई हाइकर लीव नो ट्रेस, कोई निशान मत छोड़ो का दर्शन अपनाते हैं। इस तरीके से हाइक करना कि बाद में आने वाले हाइकरों को पिछले हाइकरों की उपस्थिति का पता न चल पाए। इस दर्शन के अभ्यासकर्ता इसके नियमों का पालन करते हैं, यहाँ तक कि उस क्षेत्र में कानूनी नियमों के अभाव में भी इस अभ्यास के अनुयायी खाद्य अपशिष्ट, खाद्य पैकेजिंग और आसपास के वातावरण में परिवर्तन करने के मामले में सख्त व्यवहारों का पालन करते हैं। मानव अपशिष्ट हाइकिंग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का प्रमुख स्रोत है। ये अपशिष्ट जल को दूषित कर सकते हैं और अन्य हाइकर को बीमार बना सकते हैं। बैक्टीरिया संदूषण से स्थानीय मिट्टी की रचना के आधार पर 10 से 25 सेंटीमीटर 4 से 10 इंच गहरे कैटहोल खोदकर और प्रयोग के बाद उसे ढककर बचा जा सकता है। यदि इन कैटहोल को पानी के स्रोतों और पगडंडी से कम 60 मीटर 200 फीट दूर खोदा जाए तो प्रदूषण का खतरा और कम हो जाता है। कई हाइकर अपने कैटहोल के बारे में अन्य हाइकरों को उस जगह पर छड़ी गाड़कर सूचित कर देते हैं। कभी-कभी हाइकर दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों को देखने का आनंद लेते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां, जैसे कि नेवला और बड़े सींग वाली भेड़, इंसानों की उपस्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। विशेष रूप से संसर्ग काल के दौरान प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए हाइकरों को लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यवहारों और निवास को जानना चाहिए। एक स्थिति है जब एक अकेला यात्री किसी पारिस्थितिकी तंत्र पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, अनजाने में जंगल में आग लगाकर। उदाहरण के लिए 2005 में एक चेक बैकपैकर ने अवैध गैस पोर्टेबल स्टोव को गिराकर चिली में टोरेस डेल पाइन राष्ट्रीय उद्यान के 7% भाग को जला दिया। क्षेत्र के नियमों का पालन करने और निर्दिष्ट क्षेत्रों पर खाना पकाने के उपकरणों को रखने से, या अगर आवश्यक हो तो नंगी जमीन पर जंगल में आग के खतरे को कम किया जा सकता है। क्रॉस कंट्री साहसिक हाइक में सावधानियां हाइकिंग से व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये खतरे हाइकिंग के समय खतरनाक परिस्थितियां हो सकती हैं अथवा विशिष्ट दुर्घटनाएं या बीमारियां हो सकती हैं। अतिसार को अमेरिका में लंबी दूरी के हाइकरों में होने वाली एक आम बीमारी के रूप में पाया गया है। खतरनाक हाइकिंग परिस्थितियों में शामिल है रास्ता खो जाना, खराब मौसम, खतरनाक इलाके या पूर्व मौजूदा चिकित्सा स्थितियों का बढ़ जाना। विशिष्ट दुर्घटनाओं में शामिल है चयापचय असंतुलन, जैसे कि निर्जलीकरण या हाइपोथर्मिया, सामयिक चोट, जैसे कि शीतदंश या धूप की कालिमा, पशुओं द्वारा हमले या आंतरिक चोट, जैसे कि टखने की मोच। इन खतरों को कम करने के लिए हाइकर अक्सर व्यवहार नुस्खे का एक सेट का प्रस्ताव करते हैं।
इस तरह के नुस्खे के एक सेट का प्रसिद्ध उदाहरण है 10 एसेंशियल्स, 10 अनिवार्य। मनुष्यों द्वारा हमले भी एक वास्तविकता है। ऐसे संगठन भी हैं जो रोकथाम, आत्मरक्षा और भागने को बढ़ावा देते हैं। कुछ संगठनों में सेल फोन और जीपीएस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न देशों में सीमाएं खराब तरीके से चिह्नित हो सकती हैं। यह जानकारी रखना अच्छी आदत है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का स्थान कहाँ है। कई देश जैसे फिनलैंड में सीमाओं के पार हाइकिंग को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट नियम हैं। हाइकिंग से व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत में हाइकिंग का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने से मेरा मतलब त्रेतायुग से है। नीचे में पूरा जानिए हाइकिंग का इतिहास। वामन अवतार। अगर हम त्रेतायुग की बात करें तो भगवान विष्णु जी ने छोटे बालक वामन का रूप धरकर भूलोक आए और राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए उनसे 3 पग अपने रहने के लिए भूमि मांगी। परिणाम स्वरूप अपने नन्हे पद से 3 पग में पूरी धरती, देवलोक, पाताल लोक सब नाप दिया। चलिए हम मान लेते हैं कि यह पौराणिक कथा मात्र है। तो आगे हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अपने गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल लंबी यात्रा शुरू की और हंसते गाते हुए लगभग 385 किलोमीटर, लगभग 240 मील की दूरी 24 दिनों में तय करते हुए 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक गांव पहुंचकर नमक कानून तोड़कर पूरा किया था। मदन मोहन मालवीय जी का संकल्प कहते हैं कि काशी क्षेत्र में सभी को पढ़ने के लिए एक शिक्षण संस्थान खोलने के संकल्प स्वरूप काशी नरेश से भूमि दान की इच्छा जताई तो काशी के राजा ने एक शर्त सामने रखा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितना पैदल चलकर भूमि नाप देंगे वह सब आपके शिक्षण संस्थान बनाने के लिए दे दिया जाएगा। तब महामना मालवीय जी ने ऐसे ही पैदल चलकर अपने मंजिल को पाया है। आपको भारत में ऐसे कई उदाहरण हाइकिंग के मिल जाएंगे। अब भारत में भी हाइकिंग विदेशों की तरह एक जुनून, खेल और फनी एक्टिविटी बन चुका है। भारत में हाइकिंग करने के प्रसिद्ध स्थान वाराणसी के गंगा घाट। अगर आप अपनी पैदल यात्रा में छोटे मोटे रुकावटों को पार करके अपने हाइकिंग, मेरा मतलब है कि पैदल लंबी यात्रा को करते हुए एडवेंचर को बनाए रखना, तो इसके लिए काशी के मोक्षदायिनी घाट जो सैकड़ों की संख्या में गंगा के किनारे बने घाट जो एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, जहां आप अपनी पैदल यात्रा एक घाट से शुरू करके सभी घाटों को पार करते हुए मणिकर्णिका घाट से होते हुए अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा। मथुरा जब भी दर्शन करने जाएं तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करें। वैसे तो दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा की मान्यता है और उसी समय अधिकतर लोग परिक्रमा करते हैं। लेकिन आप जब भी जाएं तो यहाँ जरूर जाकर लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा करें। आप जहाँ से भी परिक्रमा शुरू करें, जैसे कि राधा कुंड या फिर उद्धव कुंड से, तो वहीं पर अपनी परिक्रमा को समाप्त करें। केरल में वायनाड की यात्रा। केरल के वायनाड में भी हाइकिंग का जबरदस्त अवसर रहता है, जहाँ सैलानी वर्ष भर पैदल चलने का लुत्फ उठाते हैं। यह पथ भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। गुरु पथ जांच 4 स्काउट खेल एवं पर्यावरण संरक्षण। स्काउट खेल। रोवर रेंजर्स में सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए स्काउटिंग के कुछ खेल आने चाहिए। रोवर रेंजर्स कुछ दोस्ताना खेलों के लिए अन्य गश्ती दल के सदस्यों के साथ टीम बनाने का अवसर देते हैं। भाईचारे और स्काउट भावना को पोषित करने के अलावा उनका उद्देश्य मजे करना भी होता है। अधिकांश स्काउट खेलों की उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक उनकी विशिष्टता है खेलों का ज्ञान।
अपने मोहल्ले गांव में बच्चों के लिए 1 महीने तक खेल खिलाने की व्यवस्था करना अथवा संरक्षण विषय पर जानकारी देना और प्रतियोगिताओं को आयोजित करना। रोवर रेंजर्स को खेल खिलाने के लिए खेलों के नियमों की जानकारी होना भी आवश्यक है, जो निम्न प्रकार हैं। खेल खिलाने के नियम। 1। शुरू में बच्चों को खेल संबंधी खड़े होने की स्थितियों के बारे में बताएं, जैसे पंक्ति में खड़ा होना है या घेरे में खड़ा होना है अथवा आमने सामने खड़ा होना है। 2। खेल के नियम सभी को सावधान अवस्था में खड़े करके बताएं तथा ऐसी जगह खड़े हो जहां आप सभी को दिखाई दे सके तथा आपकी आवाज सभी तक साफ साफ पहुंच सके। 3। खेल के नियम समझाने के बाद पूछे कि सभी को नियम समझ में आ गए या नहीं। यदि किसी को नियम समझ में नहीं आए तो दोबारा से समझाएं। 4। जो खेल आप खिला रहे हैं उसकी रिहर्सल जरूर कराएं, जिससे खेल अच्छे से समझ में आ जाए। 5। खेल की समाप्ति भी सावधान की स्थिति में करें। 6। खेल खेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेल पूरी ईमानदारी से खेला जाए। खेल खेलते समय खेल की भावना दिखनी देनी चाहिए। 7। खेल खेलने वाले बच्चों को बीच बीच में प्रोत्साहित करें तथा स्वयं विनम्रता का प्रदर्शन करें। 8। खेल जीतने वालों के लिए हर्षनाद किया जाए तथा जीतने वाले एक साथ सभी का धन्यवाद करेंगे। 9। खेल बदल कर खिलाएं तथा बच्चों की रुचि के अनुसार खिलाएं। 10। खेल के सामान का तथा कौन सा खेल खिलाना है उसकी योजना व व्यवस्था सही प्रकार से पहले ही कर लेनी चाहिए। 11। खेल की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, जैसे कप्स के खेल, स्काउट्स के खेल, गेम्स लीडर, खेल खजाना, गेम्स गलोरी आदि। पर्यावरण संरक्षण संबंधी ज्ञान। पर्यावरण शब्द परि आवरण के संयोग से बना है। परि का आशय चारों ओर तथा आवरण का आशय परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। पर्यावरण संरक्षण की समस्या विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नए आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज का मानव प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से जहां प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की विधियां। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य जरूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं जो नदियों के जल को विषाक्त कर देते हैं,
परिणामस्वरूप जलचरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में लेते हैं, जिसमें उपजाऊ भूमि भी विषैली हो जाती है। उसमें उगने वाली फसल व सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित हो जाती हैं, जिनके सेवन से अवशिष्ट जीवननाशी रसायन मानव शरीर में पहुंचकर खून को विषैला बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय समय पर देते रहें। अच्छे व महंगे ब्रांड के कपड़े पहनाने से कहीं महत्वपूर्ण है उनका स्वास्थ्य, जो हमारा भविष्य व उनकी पूंजी है। गुरु पद जांच 5 अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधि। अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधि। अभिरुचि कौशल सीखने या हासिल करने की एक प्राकृतिक क्षमता अथवा जन्मजात गुण है। यह कुछ विशिष्ट कौशलों को सफलतापूर्वक सीखने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसे पर्याप्त ज्ञान और प्रशिक्षण के साथ और अधिक बढ़ाया जा सकता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में सफल होने के लिए उपयुक्तता को इंगित करता है। रोवर रेंजर लीडर की सलाह से कुछ विशेष अभिरुचि व व्यावसायिक कार्यों को करें। ये अभिरुचियां ऐसी हों जो आपकी आजीविका कमाने में सहायक सिद्ध हों। आप अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने के लिए अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधियों को सीखें, जिससे कि आपको भविष्य में आत्मनिर्भर होने, भविष्य में जीविका का चुनाव करने तथा बेकारी से बचने में मदद मिल सके। जैसे कंप्यूटर, शॉर्ट हैंड, नृत्य, अभिनय, पत्रकारिता, सिलाई कढ़ाई, रेडियो ट्रांजिस्टर बनाना, टीवी बनाना, मरम्मत करना, बेकरी, चाक बनाना, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लघु उद्योग चलाना, मोबाइल ठीक करना तथा बच्चों को पढ़ाना आदि। इनमें से किसी भी कार्य में रुचि लें। अभिरुचि के प्रकार: जन्मजात रुचि 2, अर्जित रुचि 3, सामान्य या अव्यावसायिक रुचि का मापन 4, व्यावसायिक रुचि का मापन। ये अभिरुचियां तथा व्यावसायिक गतिविधियां आपका मनोरंजन तो करेंगी ही, साथ ही नियमित आय का साधन भी बन सकती हैं। इनसे आपके जीवन यापन के स्तर में भी वृद्धि होगी। अपनी अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधि का रिकॉर्ड बनाकर रखें। अपने यूनिट लीडर को अपनी अभिरुचि बताना न भूलें। टेस्टिंग कैंप में आपको अपनी अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधि का प्रदर्शन भी करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र व पत्रिकाएं पढ़ें। व्यावसायिक गतिविधि। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवसायों द्वारा लाभ कमाने और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों को संदर्भित करती है। उदाहरणों में उत्पादन, बिक्री, संपत्ति की खरीद, संयंत्र और उपकरण, अन्य कंपनियों का अधिग्रहण, विपणन योग्य प्रतिभूतियों की खरीद और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना शामिल है। गतिविधि में व्युत्पन्न लैटिन शब्द एक्टिविटास एक अवधारणा है कि हमारी भाषा में एक क्रिया या एक फंक्शन का नाम दिया जा सकता है जो किसी विषय या संस्थान को विकसित करता है। दूसरी ओर, व्यवसाय एक विशेषण है जो एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, एक संगठन जो एक लाभ के उद्देश्य से वाणिज्यिक या औद्योगिक कार्यों को करता है, से जुड़ा हुआ है। यह व्यावसायिक गतिविधि के रूप में जाना जाता है, इसलिए उन कार्यों के लिए जो एक कंपनी लाभ प्राप्त करने के लिए विकसित होती है। व्यावसायिक गतिविधियां बहुत विविध है और प्रत्येक संगठन की विशेषताओं पर निर्भर करती है। अपने व्यापक अर्थों में व्यावसायिक गतिविधियां उन सभी गतिविधियों को शामिल करती हैं जो किसी कंपनी द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन और विपणन के उद्देश्य से की जाती है, जो इसे आय उत्पन्न करने की अनुमति देती है। इस अर्थ में अपनी पूंजी का प्रबंधन करने और सामग्री और मानव संसाधन को व्यवस्थित करने के लिए आंतरिक रूप से किए गए कार्य भी व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा है। डिब्बाबंद मछली बेचने वाली कंपनी का ही उदाहरण लें।
इसकी व्यावसायिक गतिविधियों के बीच हम मछली, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और अंत में इसके वितरण पर कब्जा करने का उल्लेख कर सकते हैं। बाजार, स्टोर आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए ये सभी प्रक्रियाएं आवश्यक है। यदि हम इस कंपनी की आर्थिक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक माध्यमिक आर्थिक गतिविधि करता है। न केवल यह कच्चा माल प्राप्त करता है, बल्कि यह इसे संसाधित भी करता है। दूसरी ओर की जाने वाली गतिविधियों के कारण कंपनी मछली पकड़ने के उद्योग से संबंधित है। यह देखते हुए कि इस अवधारणा की कोई कठोर परिभाषा नहीं है, इसके दायरे को और अधिक गहराई से जानने के लिए हम मैक्सिकन इनकम टैक्स लॉ के एक लेख पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां व्यावसायिक गतिविधि को आय उत्पन्न करने वाले कार्यों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें कृषि, औद्योगिक, सिल्वीकल्चरल, वानिकी जंगलों या जंगलों की खेती है और पशुधन उपरोक्त मछली पकड़ने के अलावा शामिल है। व्यावसायिक गतिविधियों के प्रकार एक इकाई में विभिन्न गतिविधियों को मुख्य रूप से उनकी प्रकृति के आधार पर अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तीन मुख्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियां हैं। इन वर्गीकरणों का मुख्य उद्देश्य तैयार करते समय प्रकाश में आता है। नकदी प्रवाह विवरण एक व्यवसाय का यह पहचानने में मदद करता है कि कौन सी गतिविधियां अधिक नकदी बहिर्वाह या अंतर्वाह का कारण बन रही है। परिचालन गतिविधियां किसी संस्था द्वारा दैनिक रूप से की जाने वाली मुख्य गतिविधियों जैसे उत्पादन, बिक्री और विपणन का संदर्भ लें। परिचालन गतिविधियां प्रत्येक इकाई के लिए अंतर्निहित है। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करता है, लक्षित बाजार वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए। ये गतिविधियां नकदी के बहिर्वाह का कारण बनती हैं और इसके सफल संचालन से नकदी प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिचालन गतिविधियों के मुख्य स्रोतों में से एक प्रशासनिक इकाइयां हैं, लेखांकन और मानव संसाधन। इसी तरह अन्य विभागों जैसे निर्माण, विपणन और बिक्री विभाग में विभिन्न परिचालन गतिविधियां होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन के उदाहरणों में आमतौर पर कैश फ्लो शामिल होता है। प्राप्त खाते, देय खाता, ब्याज भुगतान, कर, ग्राहकों से नकद, आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान आदि। निवेश गतिविधियां तब शुरू होती है जब कोई इकाई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण खरीदने और बेचने जैसे कार्यों में संलग्न होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में निवेश गतिविधियां अनुभाग एक विशिष्ट अवधि के दौरान नकदी प्रवाह और बहिर्वाह को चित्रित करता है जब कंपनी निवेश में संलग्न होती है। नकद बहिर्वाह आमतौर पर निवेश के कारण होता है, अचल संपत्तियां और अंतर्वाह अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, नकदी प्रवाह विवरण के निवेश खंड में पीपीई की बिक्री से प्राप्त आय से जुड़े नकदी प्रवाह होते हैं। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद। वित्तीय गतिविधियां एक फर्म के विकास और वित्तीय ताकत हासिल करने के लिए धन इकट्ठा करने से जुड़े हैं। वे लंबी अवधि की परियोजनाओं में निवेश करने और दैनिक कार्यों का समर्थन करने के लिए फंड का उपयोग कर सकते हैं। यह व्यवसाय उसके निवेशकों और के बीच नकदी प्रवाह को चित्रित करता है। लेनदारों, परिणामस्वरूप एक इकाई की वित्तीय गतिविधियां इसके बारे में प्रकाश डालती है। पूंजी संरचना गतिविधियों में दीर्घकालिक धन एकत्र करना और दीर्घकालिक निपटान करना शामिल है। देनदारियों या अन्य दायित्वों। कैश फ्लो स्टेटमेंट के फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेक्शन में शामिल है लाभांश भुगतान, स्टॉक और ऋण जारी करने से आय, लंबी अवधि के ऋण की अदायगी और खरीद, ट्रेजरी स्टॉक आदि। गुरुपद जांच 6 सर्वधर्म प्रार्थना सभा। सर्वधर्म प्रार्थना सभा
सर्वधर्म प्रार्थना क्या है? तो सहज उत्तर होगा, यह सच्चे और शुद्ध हृदय की करुण पुकार है, जो सब अवरोधों को लांघकर परमात्मा तक पहुंचती है। हमारे इष्ट का स्वरूप कैसा भी हो, हमारे आराध्य का स्वरूप कैसा भी हो, भले ही हम किसी भी धर्म, संप्रदाय और पंथ से जुड़े हुए हैं, पर हमारी प्रार्थना उस अनंत शक्ति, अनंत रूप, उस विराट रूप के पास ही स्वीकार होती है। प्रार्थना का साधारण शब्दों में अर्थ है ईश्वर और मनुष्य की पारस्परिक विश्वास भरी बातचीत। यह पारस्परिक बातचीत एकात्मकता की ओर संकेत करती है। प्रार्थना में हम ईश्वर से एकात्मकता की ओर हम अपनी सारी बात ईश्वर के समक्ष रख देते हैं। प्रार्थना की उपयोगिता सभी युगों में रही है। सभी धर्मों के ऋषिमुनि, संत महात्मा और गुरुओं ने समय समय पर भगवान के नाम का आश्रय लेकर प्रार्थना तथा प्रभुनाम स्मरण की महिमा का प्रतिपादन किया है एवं उपदेश दिया है। प्रार्थना के बिना धर्म और उसके फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सही मायने में मन, वचन और कर्म से अपने आप को भगवान को समर्पित करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना सब कुछ मांगने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए। स्काउटिंग में सर्वधर्म प्रार्थना सभा। किसी भी जाति, धर्म या मंतव्य को मानने वाले विभिन्न धर्मों के अनुयायी बालक व बालिकाएं, स्काउट व गाइड, जब मिलजुल कर सेवा कार्य करते हैं, प्रशिक्षण व प्रतियोगिता शिविरों में भाग लेते हैं, तो उनके हृदयों में स्वतः ही सर्वधर्म समभाव की भावना पुष्ट होती है। स्काउट व गाइड दलों की सभाओं में, शिविरों में भोजन वितरण करने से पूर्व और शिविर के समापन के अवसर पर ईश्वर को नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं। स्काउट व गाइड द्वारा समय समय पर अपनी इकाई स्तर पर, जिला, मंडल, राज्य व राष्ट्र स्तर पर आयोजित शिविरों, रैलियों या अन्य उपयुक्त अवसरों पर तथा प्रशिक्षण शिविर, समागम और जम्बूरी इत्यादि के अंतिम दिन सर्वधर्म प्रार्थना सभा अवश्य ही आयोजित की जाती है। इससे प्रतिभागियों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है तथा अन्य नागरिकों को सर्वधर्म संभाव का संदेश जाता है। आपको अपने क्रू टीम की कम से कम 4 सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेना होगा। स्काउट्स एंड गाइड्स की प्रार्थना सभा की परंपरा के अनुसार 2 अक्टूबर 1930, जनवरी, 11 अगस्त और 25 दिसंबर अथवा किसी भी शिविर में एक दिन अवश्य की जाती है। अपने सुविधाजनक समय के अनुसार इसे किया जा सकता है। सर्वधर्म सभा का महत्व व लक्ष्य: 1. सभी धर्म के लोगों में भाईचारा बढ़ाना। 2. मानवता संस्कार देना। 3. सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता व सम्मान पैदा करना। 4. टोली भाव, टीम भाव जगाना। 5. ईश्वर के प्रति कर्तव्य निभाना। 6. चरित्र का निर्माण करना। सर्वधर्म सभा के कार्यक्रम। सर्वधर्म सभा के कार्यक्रम: 1. प्रारंभिक प्रार्थना, मंत्र, श्लोक, गुरबानी, अजान इत्यादि। 2. भजन व गीत, हर देश में तू हर वेश में तू, जय बोलो सद धर्मों की, रघुपति राघव राजा राम इत्यादि, अथवा गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, जैन धर्म आदि से चुनी गई प्रार्थनाएं। 3. स्काउट गाइड प्रार्थना। 4. यूनिट लीडर अतिथि वक्ता द्वारा सर्वधर्म पर विचार व्यक्त करना। 5. भजन व व्यक्तिगत प्रार्थनाएं। 6. शांति पाठ व मौन रखना। 7. राष्ट्रगान। सर्वधर्म प्रार्थना सभा की आवश्यक बातें। प्रार्थना स्थल स्वच्छ व शांत हो, धूप बत्ती व अगरबत्ती से सुगंधित हो, दरिया बिछी हो, दीप जल रहे हों। गीत व भजनों का चुनाव धर्म या भक्ति भाव आधार पर करें। गीत व भजन गाने वालों का स्वर अच्छा हो, उच्चारण शुद्ध हो, हारमोनियम हो तो और भी अच्छा है। जूते व चप्पल सभा से दूर व एक लाइन में उतारें। सभा स्थल में प्रवेश के बाद शांति बनाए रखें, बोलने वाले ही बोले, बाकी शांति से सुने व मौन रहें।
सभा में नहा धोकर आए व पंक्तिबद्ध होकर बैठे। सभा में अपने अपने धर्म की प्रार्थना बोलने वाले रोवर रेंजर प्रार्थना कार्यक्रम के अनुसार वर्णक्रम में बैठे। सभा में प्रार्थना क्रमबद्ध बोलते जाए। किसी को प्रार्थना बोलने के लिए बोलना ना पड़े। सभा का समय प्रातः काल का ही रखें। हर भजन व प्रार्थना के बीच कम से कम आधे मिनट का अंतराल हो। सभा समाप्त होने के बाद चुपचाप बाहर निकले व कुछ समय शांत ही रहे। सभा में प्रार्थना व भजन गाने के लिए टेप रिकॉर्डर या डेक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा की प्रस्तुति अपने आप में अनूठी है, एक योजक कड़ी है। यह स्काउट व गाइड संगठन की एक ऐसी गतिविधि है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना, राष्ट्रीय एकता व भावात्मक सामंजस्य को बढ़ाती है और विभिन्न संप्रदायों और वर्गों के मध्य सहज और सौहार्दय भाव पनपाती है। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ